साहब इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं कर रहा हूं कि देखिए प्रोटेस्ट वगैरह जो फासिस्ट सरकार हो जाती है और अमेरिका का जिस पे हाथ हो तो वहां प्रोटेस्ट माइंड डायरेक्ट है। आप ये अभी की बात क्यों कर रहे हैं? आपको याद नहीं है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले 8 महीने प्रोटेस्ट चला है भ्रष्टाचार खिलाफ और लाखों लोग थे, सरकारी लोग तक निकल के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसा नहीं, लेकिन चूंकि दूसरे हवाले से चीजें अब पेश कर रही हैं। अब कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है, उसे कहा जाता है ये प्रोटेस्ट जो है किसी की साजिश है, उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। उस मामले में बहुत सारे हरबे हो जाते हैं ना, तो वो उसको चीजें तो आदमी सोचता है कि भाई हाँ ठीक है ये बात तो सही है, अभी रुक जाओ, जंग चल रही है, हालात वो हैं, तो हर जगह का एक अपना वो होता है। तो इसलिए भी फिर बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी गए वहां से। जो तो मेरे अच्छा, फिर वहां पे जो और मसाइल पैदा हो गए, वहां रोजगार का बड़ा मसला पैदा हो गया, कारोबार सारा पूरा ठप है। तो हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कॉलम निगार है, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। फिरोज बख्त साहब, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आज भी हमला कर दिया इजराइल ने पैलेस्टाइन पे, तो आखिर इसका क्या सलूशन क्या है? क्या क्या हमला नहीं रुकेगा? जी जी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम सामाइन का बहुत बहुत शुक्रिया और ताखिर से जुड़ने के लिए मैं माजरत हुआ हूँ। देखिए, आपका जो सवाल है, आपसे पहले मैंने राशिद साहब को भी सुना। देखिए क्या है कि आपने बड़ा अजीब सा सवाल कर दिया मुझसे। आप कह रहे हैं क्या ये जो जेनोसाइड है नहीं रुकेगा? आज भी इसराइल ने हमला कर दिया। इसराइल ने कह के हमला किया है। इसराइल ने ये कहा था कि हम 1 तारीख से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वहां हेल्प कर रही हैं गाजा में, गाजन्स की, फलस्तीनियों की सॉरी, तो हम उनको खाना वाना बांटने नहीं देंगे। और मतलब एक फ्रेंच बेस्ड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ काम कर रही है, और उसी तरह से कई और ममालिक की भी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं। नेदरलैंड की भी है, और भी कई ममालिक हैं। हेलसिंकी से भी आए हुए हैं लोग। तो ये ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत ही पॉइज्ड और फोकस्ड होते हैं, और जहाँ भी कोई मुसीबत होती है, ये लोग ये लोग जो है आम जो सफर कर रहे हैं इंसान, उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। तो इसराइल ने इनको मदद करने से रोक दिया। और तो फ्रेंच जो एजेंसी है बहुत बड़ी एजेंसी है, और उस एजेंसी के खिलाफ, और नॉर्वेजियन एजेंसी है उसके खिलाफ भी इन्होंने इल्जाम ये लगाया कि जो इनके लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपने सारे डिटेल्स नहीं दिए, फजूल की बातें हैं। और ये कि जो फलस्तीनियों की जिनकी मदद कर रहे हैं उनकी भी हमारे पास वो नहीं है, खाना पूरी नहीं है। ये सब जुल्म तशद्दुद और ये शैतानियत का एक बड़ा खेला है, जो इसराइल अब से नहीं, 2.25 साल से तो अभी बहुत मतलब दूसरे हालात में खेल रहा है। 75 साल से एक दूसरे एंगल से खेलता चला आ रहा है। तो आपने कहा कि जी ये बमबारी नहीं रुकेगी। ये बमबारी इसराइल की जानिब से कयामत तक नहीं रुकेगी। सीज फायर के नाम में 1140 लोग जो है जहाँ बहक हो चुके हैं। किसमें? सीज फायर में। अरे भाई, सीज फायर का मतलब है, सीज का मतलब है रोको, फायर का मतलब है गोला बारूद। तो सीज फायर तो हुआ नहीं, सीज हट के खाली फायर फायर हो रहा है वहां पे। तो ये जो जुल्म है, ये हमें नहीं लगता कि ये जुल्म कम होगा और इसमें कोई रुकावट आएगी। ये बदस्तूर ऐसे ही चलता रहेगा, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक इसराइल को कोई मतलब बड़ी ताकत या कुछ अरब ममालिक मिल के उसको नहीं दबाएंगे। और ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अरब ममालिक के तो जो है जिस तरह के ताल्लुकात हैं इसराइल से, आप सब जानते हैं। अरब ममालिक तो इसराइल के गुलाम बने हुए हैं, ठीक है। उनके उनके तलवे चाट रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, अगर पुरानी दिल्ली की जबान में मैं कहूँ तो। ये इनका कोई
मिशन और विजन नहीं है अरब ममालिक का, सिवाय इसके कि अपने अपने घरों को भरें, ठीक है। अपने जो है जितना प्रॉफिट हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा हराम हलाल तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जितना भी प्रॉफिट हो सकता है उसको ये अपने चाह रहे हैं कि, और उसका एक पैसा ये गाजा वालों में नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। कई मुल्क ऐसे हैं कि जहां अगर आप गाजा के लिए आवाज उठाएं, फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं, या उसके झंडे को कहीं अपने लेके चलें साथ में किसी भी तरीके से, तो बहुत से लोगों को वो बर्दाश्त नहीं है। तो लेकिन ये बहुत छोटी माइनॉरिटी है इस तरीके की, और बाकी तो पूरी दुनिया में उसके, अभी बताया गया आपके जरिए कि पूरी दुनिया में जो है, और जहां जहां मतलब आज कल टेररिस्ट एक्ट हुआ वहां पे स्वीडन में, कहा तो वहां पर भी फलस्तीन के झंडे लहराए गए। तो सिवाय इसराइल के और अमेरिका के, या चंद एक उनके जो हवारी हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले मुमालिक हैं, हर जगह फलस्तीन का जो है नाम लिया जा रहा है। फलस्तीन के ताल्लुक से लोगों को फिक्र है, ठीक है। तो अब ये जो बमबारी है, ये जो गोलाबारी है, ये जो हमले हैं, ये नहीं रुकने वाले हैं। और अगर आप ईरान की जानिब देखें, चलो जी, ईरान ने पहले काम किया था इसराइल का, अच्छी खासी जिक पहुंचाई थी उसको। ईरान मतलब हर दफा ईरान की जानिब देखने की जरूरत नहीं है। इसमें इजिप्ट आगे आए, सऊदी अरब आगे आए, इसमें कतर आगे आए, फिर यूएई जैसा छोटा मुल्क भी आगे आ सकता है। ताकत है तो है उसके पास पैसे की। जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ईरान जब तक नहीं बोलेगा, जब तक दे डोंट टच ईरान स्किन, ईरान अपने बचाव में आगे आएगा। पहले तो ईरान ने, मतलब ठीक है, ईरान इस खित्ते का एक तरह से नेता है, नेता तो नहीं कहना चाहिए, अगर बहुत छोटा सा और बहुत ही एक अजीब सा लफ्ज है। यानी ये समझिए कि ईरान लीड कर रहा है मामलात को, पीस के मामलात को, और फलस्तीन की जो बका है उसके मामलात को भी आगे लेकर चल रहा है। मगर शर्म हमें जब आती है, हमारा सर शर्म से सुन्नियों का जब झुक जाता है, जब हम देखते हैं कि हमारे हमारे 50-55 जो सुन्नी ममालिक हैं, उनमें से किसी को इस बात की तौफीक नहीं है कि वो आगे बढ़ के फलस्तीन की मदद करें। अरे भाई, 10 बार हम कह चुके हैं, स्ट्रेटेजिकली मत करो, मिलिटरीली मत करो, उनको खाना पहुंचा दो। और कम से कम जो फ्रांस की, नॉर्वे की या मुख्तलिफ ममालिक की जो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ गुरबा या तामा मसाकीन की मदद कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर दो। और किसी तरह से प्रेशर पड़वा के अमेरिका से या ट्रम्प साहब से कह के, भाई हाथ जोड़ के, कि भाई इनको तो आप जाने दें। तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि डरते हैं। ये जरा सी बात फलस्तीन की वकालत करते हुए ये डरते हैं, ठीक है। इनके दिल काले हो चुके हैं, माफ कीजिए, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आप तनबी करेंगे कि फिरोज साहब आप ऐसे मत कहा कीजिए, वैसे मत कहा कीजिए, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इन मोटे नहीं मोटे नहीं, अरब उनके ममालिक उनके कह सकते हैं, अपना नहीं कह सकते, उनके कह सकते हैं। वो मैंने, योर पॉइंट वाज वेल टेकन यस्टरडे। मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो उनको भी नहीं कहना चाहता कि उनके दिल काले हैं, लेकिन उनके दिल में मुनाफिकत है, ठीक है। अगर उनके दिल में मुनाफिकत नहीं होती, तो फलस्तीन का ये हल नहीं होता। तो गाजा में 6-7 लाख लोग नहीं मारे जाते। गाजा के अंदर तकरीबन 90% बिल्डिंग्स खत्म हो गई, और हॉस्पिटल और स्कूल भी तकरीबन इतने ही परसेंट खत्म हो चुके हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप वहाँ, हैं? आप अमेरिका बड़ा मुल्क है। मुझे याद आता है फजील साहब जब आपके प्रोग्राम पे आते थे, अब तो उन्होंने अपना चैनल खोल लिया है, लेकिन एक बात वो बड़ी कायदे की कहते थे कि अमेरिका अपने को अगर मतलब द बिगेस्ट नेशन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहता है, तो सबसे बड़ा ताजवर वही है। तो अगर ताजवर है, तो वो मदद करे, फलस्तीनियों की मदद करे, सूडान में मदद करे जाके, और जो गरीब ममालिक हैं उनकी मदद करे जाके, वो जहाँ अफलास है, जहाँ पर भूखमरी है, वहां मदद करे जाके। तो बड़ा मुल्क तो जब ही बनेगा। लेकिन यह है कि आप छोटी हरकतें करें,
और बड़ा मुल्क अपने आप को कहें और फिर कहें कि जी मुझे जो है नोबेल प्राइज पीस का दिया जाए, तो ये बड़ी खुराफात इस बड़े मुल्क की जानिब से हो रही है। और और बस ये हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह से कि जो जेनोसाइड हो रहा है, ये जेनोसाइड मुझे नहीं लगता रुकेगा। 6-7 लाख लोग मारे जा चुके हैं, आप कहते हैं 1 लाख मारे गए, लेकिन जो जो फिगर्स हैं, वो फिगर्स सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं मुझे पता नहीं। इवन जो इसराइल के कुछ जो स्टैटिस्टिकल सर्वे करने वाले कुछ अच्छे लोग जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने मिडवे जब ये लड़ाई आधी एक सवा साल की थी, तभी उन्होंने बता दिया था कि यहाँ 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जो मैं सुनता हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है। हम तो बस भाई यही चाहते हैं कि रहम की जो है एक तरीके से अल्लाह जो है बात डाल दे अमेरिका और इसराइल के दिलों में, ताकि ये जितने बचे हुए हैं वो तो बच जाएं। लेकिन हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि बावजूद इन इन सख्त हालात के बावजूद इसके कि उनकी आजमाइश अल्लाह की जानिब से भी हो रही है, ठीक है? और बावजूद इसके कि बार-बार जैसे डिबेट में सवाल किया था, जैसे इकबाल शायर मशरिक़ ने भी सवाल किया था, अल्लाह में से शिकायत की थी। तो मतलब शिकायत की जावेद अख्तर साहब ने भी कि अगर तुम्हारे अल्लाह हैं, मौजूद हैं, तो इतने सारे बच्चे क्यों मारे गए? तो एक ठीक है, ये एक सिलसिला है, हम अल्लाह की बिल्कुल हम रस्सी को मज़बूती से पकड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को मौका मिल जाता है कहने का। मगर इस मौके से कम ये तो होता है कि फ़लस्तीन और गाज़ा इंटरनेशनली हाइलाइट होते हैं। अच्छा, हाइलाइट होते हैं, लेकिन हाइलाइट किस लिए होते हैं? उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ना चाइना आ रहा है, ना रूस आ रहा है, कोई नहीं आ रहा उनकी मदद के लिए। वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आई मीन दे आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। तो देखिए, आप रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है हमें, लेकिन हम इसलिए आते हैं कि हम सोचते हैं हम अपना हक तो अदा कर दें। कब्र में कल हम जाएँ, कल हमारे से सवाल किया जाए मैदान हशर में कि भई तुम भी तो इसी उम्मत के हो और तुम्हारे भाई इतनी दूर वहाँ इतने इतने बुरे हालात में वो जी रहे हैं, कितने तो जहाँ बहक हो गए, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं जिन्होंने जो है जो पनपे नहीं, वो फूल जो मतलब जो कलियाँ जो खिली नहीं, तो ये बड़ी तकलीफ होती है। और फिर आज बमबारी हुई, ये बमबारी कल भी करेगा इसराइल, ये बाज़ नहीं आने वाला। इसको तो सिर्फ़ अल्लाह ही रोक सकता है। जी, डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी। तो अल्लाह ही रोक सकता है राशिद रिज़वी साहब। टाइम भी जा रहा है, लेकिन क्या जो कम से कम मीडिएटर मुल्क हैं, आज अभी खबर में पढ़ रहा था या किसी भाई ने दी है कि तुर्कीये सदर के बेटे बिलाल एर्दोगान की रहनुमाई में 5 लाख लोगों ने गाज़ा के सपोर्ट में रैली निकाली, जिसमें 350 से 400 तंजीमों ने हिस्सा लिया। तो ये रैलियाँ, मतलब इन रैलियों का क्या मतलब है? किसके खिलाफ ये रैली है? और इस रैली से क्या मतलब होगा? राशिद रिज़वी साहब, क्या क्या इसका मकसद है? क्यों ये खबर जो है देखिए, ये रैली वगैरह न्यूज़ ऑपरेशन माना जाता है। जैसे कि आपने देखा हो, भले उसके ऊपर इज़राइल के ऊपर अमेरिका पर इतना असर न पड़े, लेकिन आपने देखा होगा कि जब फ्लोटिला चला, उस ड्यूरेशन में इटली में पूरी रात हंगामा रहा। 2-3 शहरों में था। लोगों ने स्टेशन पे हमला किया, वहाँ के पुलिस पे हमला किया अवाम ने। और खाली इटली नहीं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कई मतलब दीगर कंट्रीज़ थी, आयरलैंड वगैरह, तमाम प्रोटेस्ट हुए। तो और सब लोग आकर के यूएन में धड़ाधड़ अपना समर्थन फिलिस्तीन को दे रहे थे। तो वो हालात अमेरिका के लिए बहुत बदतर होते जा रहे थे। बहुत प्रेशर में अमेरिका आ गया था उस हालातों में। उसने क्या किया, उसने फ़ौरन सीज़ फायर फार्मूला बताया, कहा कि बहुत जल्दी सीज़ फायर होने वाला है, हम सीज़ फायर कराएँगे। और जहाँ सीज़ फायर की बात हुई तो उसी ड्यूरेशन में फ्लोटिला आया। फ्लोटिला में ये लोगों ने लोगों को अरेस्ट किया और बहुत सारी चीज़ें हुई।
उनके सामान छीन लिए, उनको गाजा तक आने नहीं दिया गया, सारी नौकाएं अपने कब्जे में कर ली। तो उन सब चीजों का प्रेशर तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रेशर जब कई ग्रुप में हो जाए, सिर्फ एक पास में टर्की करे तो इतना प्रेशर में नहीं आएगा। अमेरिका में भी होना चाहिए, टर्की के साथ साथ जॉर्डन, मिस्र में भी होना चाहिए, उनके साथ साथ इजराइल में भी होते हैं जो प्रोटेस्ट इजराइल सरकार के खिलाफ, उस पर तो इजराइल को कोई असर होता नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी है अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना, क्योंकि देखिए अगर अमेरिका ये कह देगा इजराइल को कि तो इतनी जमीन छोड़ दो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ भाई वो जमीन छोड़ देगा, लेकिन अमेरिका बोलेगा नहीं उसको, कभी नहीं बोलेगा छोड़ने के लिए जमीन, क्योंकि अमेरिका उसके हक के साथ है और वो अमेरिका के हक के साथ है। अमेरिका को उसकी जरूरत है। मिडिल ईस्ट से आप हटा दिए इसराइल को अगर, तो अमेरिका का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जैसे ही मिडिल ईस्ट से इसराइल हटेगा, अमेरिका का मिडिल ईस्ट से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर जो तेल की बिजनेस होंगे वो डॉलर में हो सकते हैं, वो सोने के बदले हो सकते हैं, वो सारी डॉलर छोड़ करके लोकल करेंसी में हो सकते हैं, सोने के बदले में हो सकते हैं, या ऑयल के बदले में उनको सामान की जरूरत, जैसे हमसे ट्रेड हुआ सऊदी अरब से, हमने उनको उतना गेहूं दे दिया कितना उन्होंने हमको तेल दिया, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, अमेरिका का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा उसमें, मुमताज भाई। और इसके अलावा ये प्रोटेस्ट हो, हमने आपको बताया अभी कि स्वीडन में पूरी रात हुआ है, क्या असर होता है इसका? आपने देखा होगा फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। अभी जो बताया था कि एर्दोगान के बेटे ने प्रोटेस्ट किया, 3.5 लाख लोग आए थे उसमें, 4 लाख लोग थे। हाँ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन वही प्रोटेस्ट अगर मिस्र में हो और वही लोग राफा बॉर्डर से अंदर घुस जाएं सामान लेकर के, तब आप देखिएगा ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज बन जाएगी। हम मानते हैं कि इसराइल हमला भी करेगा उनके ऊपर, हम मानते हैं कि 10, 20, 50, 100, 200 शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन वो गूंज पूरी दुनिया सुनेगी, वो गूंज इजराइल और अमेरिका के कान फाड़ देगी। तो मुमताज भाई, प्रोटेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ तो असर होता है। अगर असर नहीं होता तो इतना सक्सेस फार्मूला इतने सालों के बाद तक चलता न रहता। हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था एक, आपको याद होगा, उसने सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ था और उससे सत्ता परिवर्तन हुआ भी। जी मुमताज भाई। नहीं, अगर आपका मामला वो है जो अन्ना हजारे वाला, तो वो अन्ना हजारे के अलावा जेपी आंदोलन में याद रखिएगा, सिर्फ अन्ना हजारे नहीं, जेपी आंदोलन भी है। जेपी आंदोलन वहां इमरजेंसी के खिलाफ जो है वो जेपी मूवमेंट चला था, और ये बिल्कुल सही है। और वो हिंदुस्तान की तारीख में बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। लेकिन जेपी मूवमेंट चला और पार्टी भी बनी, और बाद में 2 साल बाद बिखराव भी हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, हम प्रोटेस्ट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब एक साहब का कमेंट आ गया कि ये दरअसल अर्दगान जो है वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपने क्या एक्शन लिया? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट होता है सरकार पे दबाव के लिए कि भाई सरकार जो है कोई एक्शन ले। क्या उन्होंने तिजारत खत्म कर दी? क्या रिश्ते खत्म कर दिए? क्या कोई एक्शन लिए? बात ये हो रही है कि भाई उनके बेटे कर रहे हैं। अरे भाई तो कह दो कि कुछ एक्शन तो ले लो। हाँ, तो इसलिए देखिए प्रोटेस्ट का भी है ना कि भाई अगर सरकार नहीं सुन रही है, आप सरकारी का जब प्रधानमंत्री है जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दे अपने खिलाफ, तो ये तो मजाक है। अरे भाई तुम्हें करने के लिए चुना गया है कि तुम्हें प्रोटेस्ट करने को, जैसे केजरीवाल यहाँ करते थे, वो धरना प्रदर्शन शुरू कर देते थे। अरे क्या तमाशा है भाई? कह रहे हो वो करने नहीं दे रहे थे। अरे तो तुम्हारे इख्तियार में जब तुम था नहीं तो तुम क्यों कह रहे थे सितारे तोड़ लाएंगे और
सूरज तोड़ लाएंगे हैं? मैंने एक बहुत पहले ड्रामा किया था फिरोज बख्श साहब, पर्दा उठने से पहले, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसमें ये होता है कि वो अपनी बीवी से, हीरोइन तो भाग जाती है उसमें, तो वो जो एक्टर होता है वो अपनी बीवी को तैयार करता है, भाई तू ड्रामा कर ले साथ में, क्योंकि हीरोइन तो मेरी भाग गई है। तब वो रिहर्सल शुरू होती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद लाऊंगा तोड़ के, सूरज लाऊंगा और ये करूंगा। अरे कहा चुप बैठिए, एक दातून तो आज तक तोड़ के लाए नहीं, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ ले आओ नीम की दातून, अब तुम तारे तो सितारे। अरे कहा भाई ड्रामा है। तो देखिए ये जो है सवाल ये है कि तुम सरकार में हो, तुम ताकतवर हो, तुम अपने बिजनेस तक नहीं खत्म कर पाए, अब प्रोटेस्ट 5 लाख का है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई प्रोटेस्ट का असर होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोटेस्ट होना भी चाहिए। और अभी हमने जैसे कहा कि ईरान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए, हर जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी की मजबूती है। मैंने एक दिन ये बात कही थी कि अगर मैं हिंदुस्तान की जमीन से बैठ के अपना प्रोग्राम कर रहा हूं और मुझे आज तक किसी ने नहीं टोका, तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की अलामत है, पहचान है। और दुनिया ये देख रही होगी कि भाई हिंदुस्तान में कोई मुमताज आलम रिजवी नाम का लड़का है या आदमी है, जो भी कह ली जर्नलिस्ट है, वो प्रोग्राम कर रहा है और कर रहा है 200-225 साल से। हाँ, तो इसका मतलब कि वहां डेमोक्रेसी है, तो ये भी एक मैसेज तो जाता है, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल मैं आखिर में दुआ के लिए आऊंगा फिरोज बख्श साहब कि बहरहाल जो भी है, लेकिन ये अब रुकना चाहिए, बहुत हो गया। और यूक्रेन और रूस भी रुकना चाहिए, जो भी है बड़े बड़े लोग हैं भाई, एक फैसला लो, खत्म करो उसको। वो फिरोज बख्श साहब दुआ के साथ जरा। नहीं जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। दुआ का कुछ हिस्सा तो आपने मुझसे पहले अदा कर दिया, क्योंकि आपने कहा भाई ये सब जेनोसाइड यहाँ फलस्तीन में भी रुकना चाहिए, और जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो भी फौरन रुकना चाहिए, क्योंकि ये चीजें गैर इंसानी हैं, गैर कुदरती हैं और गैर कानूनी हैं। तो हम तो यही दुआ मांगते चले आ रहे हैं कि गासिपों के दिल में अल्लाह रहम डाल दे, ठीक है। और अल्लाह, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो या इनके हिमायती हो, इनके दिल इस तरह से पलट जाएं कि ये बजाय इसके कि इनके ट्रकों को रोकें, इनकी जो मदद कर रहे हैं जो लोग बाहर के ममालिक के, उनके ऊपर बजाय इसके कि लगाम कसें, ये साथ में आ जाएं और ऐसा यू टर्न ऐसा यू टर्न ले कि फलस्तीन जो है बहुत जल्दी रीबिल्डिंग के फेज में आ जाए। अल्लाह करे ऐसा कुछ हो। और बाकी ये कि दुआ कर रहे हैं रोज, तो कोई ना कोई तो फर्श से अर्श पे पहुंचेगी। जी डॉक्टर मुमताज आलम। से अर्श जरूर दुआ पहुंचेगी और दुआ पहुंचनी चाहिए। मैं यहीं पे रोकूंगा, आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूंगा। आज सूर्यवंशी जी बहुत लेट आए हैं। मुमताज जी आपको स्विट्जरलैंड मोर देन 40 क्या इनोसेंट पीपल कर, हाँ बिल्कुल, वो तमाम देखिए हो रहा है। मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, चाहे जहाँ, चाहे बांग्लादेश में हमारे भाई मारे जा रहे हों या किसी भी जगह मारे जा रहे हो, मैं सब जगह की बात करता हूँ मेरे भाई, कि कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गाजा में चूंकि देखिए वहां टेंट में लोग रहे हैं, वहां बारिश है, ठंडक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जख्मी लोग हैं, 2-2.5 लाख लोग वहां पे, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो उसका मुआवजा किसी और से नहीं करना चाहिए। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वहां लगातार हो रही हैं। तो इसलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, राशिद रिजवी साहब आपका और फिरोज बख्श साहब आपका, और तमाम हजरात का शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।